क्लियर। देखो, इंडिया में एक 13th मेजर पोर्ट बनने जा रहा है, तो आप लोग को बताना है वो 13th मेजर पोर्ट किस स्टेट में बनने जा रहा है। गुजरात, क्लियर, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। कहाँ पे? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। आपको बताना है कहाँ पे बनने जा रहा है। ये बस बन के तैयार नहीं हुआ है, बस सब कुछ हो गया है, मतलब बनने वाला है। थर्टीन का ए विद्या, और लोग बताइए। तमिलनाडु, नहीं नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ 13th मेजर पोर्ट, क्योंकि आपको पता है इससे पहले हमारे, मैं मेजर पोर्ट की बात कर रहा हूँ, हमारे देश में इससे पहले 12 मेजर पोर्ट हुआ करता था। 12 मेजर पोर्ट यहाँ मैप में आप देख सकते हो, लेकिन 13th मेजर पोर्ट अभी किया गया है। ये वर्धावन में है, महाराष्ट्र में आता है जगह। क्लियर, क्लियर। मॉडल कौन सा है वो याद नहीं रखना है, बट ये प्लान्ड है, इतना करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है, ये ध्यान रखें, प्लान्ड है। ये 13th मेजर पोर्ट है महाराष्ट्र में। इसके पहले 12 मेजर पोर्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। हल्दिया पोर्ट, पैरादीप और विशाखापट्टनम, उसके बाद इंदौर, चेन्नई, टुटिकोरिन, कोची, मैंगलोर, मर्मुगांव, पणजी और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, मुंबई। तो अभी तक सबसे ज्यादा पोर्ट कहाँ पे था? तमिलनाडु में। मेजर मेजर पोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 3 था, 1 2 3। जो इसमें मेजर सी पोर्ट वो है जो रेड कलर वाला है। क्लियर। लेकिन अब तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में इक्वल हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 हो गए। ठीक है। दो चीज और यहाँ पे याद रखिएगा, जो यहाँ पे कांडला पोर्ट था ना, उसका नाम चेंज करके दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया, और यहाँ पे जो हल्दिया पोर्ट है ना, उसका नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। दोनों पोर्ट का नाम चेंज हो गया है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। तो 12 पोर्ट हमारे पास है। 12 पोर्ट कहाँ पे है आप लोकेशन देख सकते हो, और 13 पोर्ट तो हमने देख ही लिया। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम फॉल। शिव समुद्रम फॉल ये किस रिवर पे है? शिव समुद्रम फॉल आपको किस रिवर पे मिलेगा, ये आपको बताना है। शिव समुद्रम फॉल, कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर, कावेरी रिवर और महानदी रिवर। शिव समुद्रम फॉल, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदी। देखो, शिव समुद्रम कावेरी रिवर पे, याद रखिए शिव समुद्रम किस रिवर पे? कावेरी रिवर पे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है ना, कावेरी रिवर पे है। और कावेरी रिवर के बारे में बेसिक हम देख लेते हैं, बेसिक मैप। इसका टोटल हाइट है 90 मीटर। क्लियर। और कावेरी रिवर पे, यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं। कावेरी रिवर का मैप है। कावेरी रिवर एक्चुअली ओरिजिनेट कहाँ से होता है? कावेरी रिवर है, कावेरी रिवर ओरिजिनेट होते हैं यहाँ से, ताला कावेरी से एक जगह है। कहाँ पे? वो ब्रह्मगिरी रेंज में है, याद रखिएगा। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है। जगह का क्या नाम है? ब्रह्मगिरी रेंज। यहीं से ओरिजिनेट होता है ब्रह्मगिरी रेंज। ठीक है, यहीं से ओरिजिनेट होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना? कावेरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यही याद रखना, ताला कावेरी और ब्रह्मगिरी रेंज से स्टार्ट इनिशिएट होती है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। टोटल लेंथ है 800 किलोमीटर।
ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए आप लोग, जो 2014 में एक स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, तेलंगाना। तेलंगाना को आप ध्यान से सोचने का कोशिश कीजिए और बताइए इसके चारों तरफ कितने स्टेट हैं, मतलब कितने स्टेट से बॉर्डर बनाता है ये? 5, 4, 6, 3। कितने स्टेट से बॉर्डर बनाता है? 6। और आप लोग बता भी सकते हो कमेंट सेक्शन में कि वो कौन है जो लोग 6 बता रहे हैं या जितने बता रहे हैं। चलिए, आंध्रा इधर हो गया, उड़ीसा, सॉरी आंध्रा इधर, आंध्रा, यहाँ पे अगर तेलंगाना है तो इधर आंध्रा, इधर उड़ीसा। और बताइए, और लोग आंसर बताइए ना कि तेलंगाना जो स्टेट है वो कितने, बाकी कितने स्टेट से बॉर्डर बनाए, क्योंकि यूटी तो कोई टच नहीं करता है इसको, कोई भी यूनियन टेरिटरी इसको टच नहीं करता है। तो कितने स्टेट से बॉर्डर बनाते हैं ये तो बता दीजिए। तमिलनाडु। तमिलनाडु नहीं बॉर्डर बनाता है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा ही देता हूँ। चलिए, यहाँ पे है उड़ीसा, ये है आंध्रा, ये है छत्तीसगढ़, ये है एमपी और ये है महाराष्ट्र। अब ध्यान में आया, ऐसे पूछा जा सकता है, अरे पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आया ना? टोटल 5 स्टेट है, तमिलनाडु तो यहाँ पे है ना, केरला, सॉरी सॉरी, ये है महाराष्ट्र, ये है कर्नाटका, सॉरी सो सॉरी, ये है ना एमपी। कर्नाटका बॉर्डर बनाता है, आंध्रा बॉर्डर बनाता है, और उसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ये सब बॉर्डर बनाता है, तमिलनाडु नहीं बनाता है। क्लियर? तेलंगाना अलग कब हुआ था? 2 जनवरी 2014 को, जिसलिए हम तेलंगाना डे बनाते हैं। कैपिटल है तेलंगाना का हैदराबाद। तेलंगाना का कुछ याद कर लीजिए, मैमल है तेलंगाना का स्पॉटेड डियर, बर्ड है इंडियन रोलर। क्लियर? तो तेलंगाना के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गया। फ्लावर देख लीजिएगा और ट्री देख लीजिएगा। हाय, गुड गुड इवनिंग अजीत। क्लियर? तो ये सारे हो गए ना क्वेश्चन, हम कर लिए। 5 स्टेट है इसके चारों तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अगला। हाँ, देखो, सिंपल बताइए। व्हेन महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड, हु अमंग द फॉलोइंग टूक ओवर द लीडरशिप ऑफ साल्ट सत्याग्रह? महात्मा गांधी जी को जब अरेस्ट कर लिया गया था, तो कौन, जो सॉल्ट सत्याग्रह हो रहा था जिसको हम नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं 1930 में। क्लियर? और इसको ये आगे किया, आगे ले गए, कौन ले गए? क्योंकि इनका तो अरेस्ट हो गए थे ना। बताइए, विनोबा भावे जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बस अब्बास तैयब जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद। मैं एक चीज बताता हूँ, आप ध्यान रखिएगा, इसमें एक बेसिक फैक्ट है। एक्चुअली स्टार्ट इन लोग किया था 12 अप्रैल 1930 को स्टार्ट किया था, और वहां पे पहुंच गए थे कब? 6 मई को 1930। और ये जो डिस्टेंस है ना 30 दिन का,
सॉरी 24 दिन का, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ था, जो कि मतलब ये थोड़ा सा आप लोग को ऑकवर्ड लगे कि यार इतना फैक्चुअल कैसे पूछ सकता है, लेकिन पूछे हुआ था कि 24 दिन टोटल लगा था। और टोटल गांधी जी ऑलमोस्ट 89 लोग के साथ लेके गए थे। अब्बास तैयब जी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ये आप पूछा हुआ है, पिछले साल ही बीपीएससी में पूछा 24 दिन वाला। क्लियर। तो ये ऐसे फैक्ट हमें लगते हैं नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछ देता है। और कब स्टार्ट हुआ? 12 अप्रैल 1930 से और 6 मई 1930, ठीक है। मतलब यहाँ से निकले थे और ये पहुंच गए थे दांडी, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। विनोबा भावे के बारे में कुछ फैक्ट हम देख लेते, विनोबा भावे जी के बारे में कुछ हम फैक्ट हम लोग देख लेते। यहाँ पे मैं आपको पहले डिलीट कर दे रहा हूँ, तब उनके बारे में फैक्ट देखेंगे। एक सेकंड। देखो, इन्होंने क्या किया था, गीता को मराठी में ट्रांसलेट किया था, जो भगवत गीता है। उसके अलावा एक किताब इन्होंने लिखा था, टॉक्स ऑन गीता, टॉक्स ऑन द गीता। और उसके बाद 1940 में जब इंडिविजुअल सत्याग्रही की बात हुई थी, तो गांधी जी के कहने पे ये पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही बने थे। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन है, समझ गए ना। क्यों? क्योंकि मैंने ऑप्शन आया था ना विनोबा भावे जी, मतलब 4 ऑप्शन थे, तो मैंने सोचा विनोबा भावे जी के बारे में कुछ आपको बता दूं पहले अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे विनोबा भावे जी के बारे में ये सारे ऑप्शन है, ठीक है। एक सेकंड, कोई दिख रहा है ना यहाँ पे? इन्होंने ही भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया था, याद रखना है। इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, तो मैं सारे ऑप्शन को ट्राई करूंगा समझाने का, ठीक है। ठीक, एक सेकंड। ठीक है, एक और चीज इनके बारे में याद रखिएगा, सबसे पहले इंडियन थे जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया था, ये आपको पता होगा ना। पहले इंडियन थे जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। रमन मैग्सेसे अवार्ड एक्चुअली बहुत लोगों को मिल चुका है इंडिया में, जैसे रवीश कुमार को, अरविंद केजरीवाल को, और हमारे पहले आईपीएस ऑफिसर, जो पहली वुमेन आईपीएस ऑफिसर थी, किरण बेदी जी को, इन सबको मिल चुका है। चलिए, अब थोड़ा, हाँ, सेकेंड ऑप्शन देखो, सेकेंड ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। देखो, हिस्ट्री के जो, हिस्ट्री को अच्छे से कब कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री के जितने सारे ऑप्शन आते हैं ना, मैं सारे ऑप्शन को कोशिश करूंगा करने का। क्लियर। तो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन था यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ से, देखो, सबसे पहले पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उप प्रधानमंत्री बोला जाता है, पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से तो आपको पता ही है कि सबसे पहले इन्होंने करवाया था क्या, बरदोली सत्याग्रह। बरदोली सत्याग्रह में इन्होंने इतना अच्छा काम किया था कि बरदोली की वुमेन इनको सरदार नाम से बुलाने लगे, सरदार। तो वहीं से इनको नाम सरदार पड़ गया। क्लियर। आयरन मैन ऑफ इंडिया इनको बोलते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया इनको बोलते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत को एकत्रित किया था। उसके बाद इनको और नाम से बुलाया जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। इनको बोला जाता है कि जो हमारे सिविल सर्वेंट को, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस इनको बोला जाता है। जर्मनी का था, जर्मनी, इस इटली, इटली का था, हाँ। करेक्ट बोला, करेक्ट। यूनिफिकेशन करवाया था ना इटली का। क्लियर। तो इनको विस्मार, क्योंकि यूनिफिकेशन इन इंडिया करवाया था ना, क्योंकि 565 छोटे छोटे स्टेट थे, सबको इकट्ठा करवाना छोटी बात नहीं ना थी। उसके अलावा इनको फादर ऑफ सिविल सर्वेंट भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट, ठीक है। उसके अलावा ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से, तो ये तो नॉर्मल बात है। क्लियर, इतना क्लियर हुआ ना सिर्फ इनके बारे में। फर्स्ट डेप्यूटी,
लॉ और एक रक्त की नीति तो ये मेडाइवल हिस्ट्री में लाया था, बलबन लाया था, उसके बाद कोई लाया था क्या? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो वो देख लेंगे हम लोग। उसके बाद जो सी ऑप्शन तो हमारा आंसर ही है, डी ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इनके बारे में भी देखो, हिस्ट्री के क्वेश्चन को हम तोड़ तोड़ के करेंगे, हर ऑप्शन को हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री हमारा ऐसे ही कवर होगा, मतलब हिस्ट्री नहीं तो बहुत ज्यादा है ना, इसलिए कवर होने में प्रॉब्लम होती है। चलिए, हाँ, इनके बारे में बोला जाता है पहले एजुकेशन मिनिस्टर है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, यहाँ पे देखो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। और उसके बाद ज्यादा इनका, इनको भी भारत रत्न मिला हुआ, ये भी याद रखना। ठीक है, भारत रत्न इनको भी मिला हुआ है। ठीक है, एक और चीज याद रखना है, इनको सक्सीड किया था जेबी कृपलानी ने, याद रखिएगा। सुचेता कृपलानी का नाम आपने सुना है ना? हाँ, सुचेता कृपलानी के बारे में आपको ये पता होगा, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी वो पूरे इंडिया में, फर्स्ट यूपी की बनी थी, यूनाइटेड प्रोविंस की। ठीक है, और आप लोग को ये याद है पहली वुमेन गवर्नर कौन थी, याद है आपको? जब चीफ मिनिस्टर याद कर लिया तो सरोजनी नायडू। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सरोजनी नायडू एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट हुई थी, ये भी आप लोग को याद होगा। यार, सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी, ये अभी याद होगा ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। हाँ, और सरोजनी नायडू के बारे में और भी पता होगा, जैसे सरोजनी नायडू को भारत कोकिला बोला जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता था उनको, महात्मा गांधी बोलते थे उनको। ये भी आपको पता है इस, क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन है, भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और एक और चीज उनके बारे में, सरोजनी नायडू ने एक्चुअली, हाँ, सरोजनी नायडू ने जो इसको, कौन थे वो पाकिस्तान वाले, सरोजनी नायडू ने जिन्ना को बोला था कि जिन्ना के बारे में कि ये एम्बेसडर है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। ये भी आप याद रखना, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि किसने बोला था कि जिन्ना जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर है। यार पेन काम करना बंद कर रहा है। ओके, हाँ, ये भी याद रखिएगा, सरोजनी नायडू ने ही बोला था जिन्ना को कि जिन्ना है। हाँ, लेकिन पता है, जब लखनऊ मर्जर हुआ था ना 1916 में, लखनऊ मर्जर, याद है ना, लखनऊ में मर्जर हुआ था, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जब हुआ था तब हमारे एक्सट्रीमिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट भी मिले थे, लेकिन उसी समय मुस्लिम लीग भी आए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलने, क्योंकि इनको साथ में ही रख के जीतना था कुछ। ठीक है ना, ये बात आपको पता है ना? पता है ना आप लोग को? लखनऊ मर्जर 1916 में हुआ था, और इस समय करवाया था जो इंडिया के तरफ से तो लोग थे ही, पाकिस्तान के मतलब मुस्लिम को रिप्रेजेंट करे थे, मुस्लिम लीग को जिन्ना। तो जिन्ना ने ही मुस्लिम लखनऊ मर्जर करवाया था। इसी को देख के सरोजनी नायडू बोली कि ये एम्बेसडर है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। तो ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो हमने सरोजनी नायडू से बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये देख लीजिए बस।
ठीक है, ये 75 साल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इन which session of the Congress that demand of पूर्ण स्वराज was accepted as a aim of the Congress? किस सेशन में जो डिमांड था पूर्ण स्वराज की, कि अब तो चाहिए पूरा स्वराज, अब तो कम से बात नहीं बनेगा, ये कब एक्सेप्ट कर किया गया, किस सेशन में, ये बताना आपको। कैलकाटा, मद्रास, नागपुर और लाहौर, बताइए। आदित्य डी बोल रहे हैं। कैलकाटा। और लोग बताइए, फिर मैं बताता हूँ। एक्चुअली मैं बताता हूँ, देखो, दिसंबर 1929 में सेशन होता है एक जगह। इस सेशन के प्राइम मिनिस्टर होते, इस सेशन के प्रेसिडेंट होते हैं जवाहरलाल नेहरू। मैं चलो एक वो देता हूँ, एक क्लू देता हूँ। ये जो जगह था ना, वो रवि रिवर के किनारे था, रवि रिवर के किनारे। अब बताइए, ये जो जगह है रवि रिवर के किनारे एक्चुअली है, आप बता सकते हो आप लोग। लाहौर, लाहौर में सेशन होता है 1929। उस समय हमारे लीडर लोग डिसाइड करते हैं और डिमांड रखते हैं कि अब तो पूर्ण स्वराज से कम तो हमें चाहिए ही नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज से कम नहीं चाहिए। मांग किस सेशन में, इसी इसी मांग इसी में सेशन में उठी थी, इसी सेशन में उठी थी, मतलब सेशन में, किसी सेशन का मतलब यहाँ पे फाइनल हुआ था, यहाँ पे फाइनल एम। एक्सेप्ट करने का मतलब यही होता है ना, एक्सेप्ट करने का मतलब अब डिमांड को एक्सेप्ट कर लेगा। देखो सूरत इसलिए फेमस, सूरत इसलिए इंपॉर्टेंट है, सूरत सेशन 1907 में, उसको सूरत स्प्लिट भी हम लोग याद करते हैं, क्योंकि उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक तरफ मॉडरेट थे। एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से बाल गंगाधर तिलक लीड कर रहे थे, लाल बालपाल, और इधर से और भी लोग थे, जैसे जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु नहीं थे, गोखले जी, वो थे। क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। लाहौर, एक चीज और याद रखिएगा, लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की तो मांग हो ही गई थी, लेकिन यहाँ पे एक और बात की गई कि हम लोग अगले साल से, जैसे 1930 से 26 जनवरी को, 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। समझ में आया कि चलो बात तो हो ही गई थी, जो एक्सेप्ट तो कर ही लिया था फाइनल पूर्ण स्वराज का, लेकिन एक बात और इस समय कर ली गई थी कि हम लोग अगले साल से 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। यही कारण है, ध्यान देना, यही कारण है कि 26 जनवरी को हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है ना, हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, याद है ना, क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि 26 जनवरी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको पता है ना कि हमारा संविधान तो 26 नवंबर को ही बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। फिर भी हमने वेट क्यों किया, 26 जनवरी का वेट क्यों किया, यही कारण है कि वेट किया हमने, क्योंकि 26 जनवरी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस था, ऑलमोस्ट 20 साल से हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे। समझ में आया ना। तो 26 जनवरी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि हमने 2 महीने डिले कर दिए अपने संविधान को लागू करने में। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे बता सकते हो 26 नवंबर को पहले इंडिपेंडेंस मनाना, करेक्ट बोला, लेकिन 20, हमने तो वही सोचा था कि हम आजाद हो जाएंगे तो 26, हाँ हमने सोचा था कि हम आजाद हो जाएंगे और 26 जन को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मना लेंगे, लेकिन लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, अपने हिसाब से 15 अगस्त का डेट डिसाइड किया। ब्रिटिश अपने हिसाब से 15 15 अगस्त का डेट डिसाइड किया। क्यों 15 अगस्त?
15 अगस्त ब्रिटिशर्स के लिए इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को जापान ने आखिरकार हार मानी थी, ब्रिटिशर मतलब इनके सामने, इनके ग्रुप के सामने। समझ में आया ना? जापान आखिरकार, क्योंकि जापान में 6 और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था, उसके बाद 15 अगस्त को इसने साइन की ट्रीटी कि इसने ये हार मान गया, तो इसलिए 15 अगस्त इतना इम्पोर्टेंट था इसके लिए। समझ में आया ना? बताइए हाँ या ना, तो बताइए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। हु वॉज द लीडर ऑफ द बरदौली सत्याग्रह? हमें बता ही चुके हैं आप लोग को, ये उसका बताइए। बरदौली सत्याग्रह के लीडर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लोग बताइए। 8 लोग पार्टिसिपेंट है और जवाब दे रहे हैं 2 ही 3 लोग। चलिए, ऑब्वियसली हम सबको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि बरदौली सत्याग्रह इसके बाद ही इनके नाम पे सरदार वर्ड आया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अभी हमने 10-12 चीज डिस्कस कर ही लिया था, तो वही आप यूज कर लेना। ठीक है। और देखो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो बाकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आचार्य जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये मतलब ये सुचेता कृपलानी के हस्बैंड थे, मतलब ये इम्पोर्टेंट। महिलाएं दी थी, करेक्ट बोला, महिलाएं दी थी, जो वहां की वुमेन थी ना, वुमेन जिनके लिए सपोर्ट किया था इन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो वहां की महिलाओं उनको बोलने लगे कि आज से आप हम लोग के सरदार हैं, यानी चीफ है। ठीक है। जेबी कृपलानी के बारे में उतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, हैदराबाद में जन्म हुआ था उनका, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है तो रख लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें, यहाँ पे एक ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में क्या क्या आपको पता होगा? इनके नाम पे ही, मतलब इनके बर्थ एनिवर्सरी पे ही चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, ये हमें पता है। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू एक्चुअली जब 1929 में पूर्ण स्वराज का सेशन हुआ, पूर्ण स्वराज का, तो उस समय प्रेसिडेंट थे, ये याद हमें रखना है। उसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू से हमें याद रखना है कि जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन्होंने ही दिया था, ये भी याद है आप लोग को। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही फाइनल रूप है ना, मतलब एक फाइनल रूप है हमारा प्रियम्बल। क्लियर? उसके अलावे आपको पता है, हाँ प्रियम्बल, आपको पता है हमारा जब संविधान बन रहा था तो 8 मेजर कमेटी थी, 8 मेजर कमेटी थी, याद है? 8 मेजर कमेटी में से 3 के प्रेसिडेंट तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, 3 के प्रेसिडेंट तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ये आपको पता है ना? यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी, 3 के हेड कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट कमेटी, हाँ 3 के ये थे। उसके अलावा 2 के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक थे प्रोविंस कमेटी और एक फंडामेंटल राइट के सब कमेटी के। उसके अलावा राजेंद्र प्रसाद 2 के थे, एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, और एक बचा ड्राफ्टिंग कमेटी के, कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे बताइए, शॉर्ट में बताइए। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड, जिनको बोला जाता है संविधान के आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट। क्लियर? बी आर अम्बेडकर। ठीक है। उसके अलावे हो गया, इसमें सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए ना? ऑप्शन क्लियर हो ना, मतलब ऐसा नहीं किसी ऑप्शन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि यार इसमें इंफॉर्मेशन मुझे नहीं पता।
ठीक है, क्लियर। गो बैक टू वेदा, ये स्टेटमेंट किनका है? गो बैक टू वेदास, कि वेदा की तरफ चलो, कि यार इस मतलब इस दुनिया में जो भी आपको गलत गलत बता रहा है, आप इन सब की बात नहीं करो, सीधा वेदा की तरफ चलो। यही हमारा ऑथेंटिक सोर्स है, चाहे दुनिया का कोई भी चीज है, किसी भी मैटर में यही सवाल सबसे हमारा ऑथेंटिक सोर्स है, यही सही है। ठीक है। ये रामकृष्ण परमहंस, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। चलो ये सब ऑप्शन, ये बोला था दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है ना, दयानंद सरस्वती जी ने। मैं सब सारे ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ, मैंने नोट किया है सारे ऑप्शन के बारे में, ठीक है। लेकिन याद रखना, देखो यहाँ पे है विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। विवेकानंद जी का जो बच्चे का नाम, बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, ये हमें पता ना। उसके अलावा इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में, तो हमें पता है। ये फाउंडर थे रामकृष्ण मंच के और रामकृष्ण मठ के, दो के फाउंडर थे। फिलॉसफी इन्होंने दी थी मॉडर्न वेदांता और राज योगा की फिलॉसफी इन्होंने दी थी। एक बहुत अच्छा कोट इन्होंने दिया था, ए राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, बहुत अच्छा है इनका कोट है। उसके अलावा इनकी लिटरेरी वर्क भी बहुत सारा है, राज योगा, कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा, माई मास्टर, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये सारे के सारे इनके किताबें हैं। ठीक है। उनके बाद ये है थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन फूले जी के बारे में, ज्योतिबा फूले जी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन ज्योतिबा फूले भी था, थे ना। इनके बारे में, इनके बारे में एक तो बहुत अच्छा समाज है, कौन सा समाज है बताइए? सत्य शोधक समाज, करेक्ट बोला। तो और इनकी वाइफ जो थी, जो इनकी वाइफ का क्या नाम है आपको पता है? सावित्री बाई फूले। इन्होंने पहली बार वुमेन स्कूल बनाया था, वुमेन्स स्कूल, पुणे में। मुंबई वगैरह में रहते थे, गर्ल्स एजुकेशन में बहुत ज्यादा जोर देती थी। ठीक है, क्लियर। अब रामकृष्ण जी, एक ऑप्शन इसमें रामकृष्ण परमहंस भी है ना, ये लास्ट ही हमारा क्वेश्चन है। रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, कुछ कुछ ऑप्शन। क्लियर। यहाँ पे देखिए, इनका बचपन का नाम गांधार था, जैसे गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है। उसके बाद इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। एक्चुअली जो रामकृष्ण जी के साथ जो नाम जुड़ा है परमहंस, इनको ऑनर किया जाता है, मतलब ये समझो टाइटल टाइप है। ठीक है ना। इन्होंने फिलॉसफी, इनकी अद्वैत फिलॉसफी याद रखने, भक्ति तांत्र फिलॉसफी, ये सब याद रखने। ठीक है। हिंदुइज्म के थे। इतना ही हम रहने देते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे आगे। क्लियर। ये दयानंद सरस्वती जी के बारे में है। क्लियर। ठीक है। हाँ बोलो। वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने कराया ही नहीं है अभी, चलो मैं कराऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री। सिर्फ वर्ल्ड, हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री ही बचा है सिर्फ, बाकी सब हो गया है पूरा। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो मैं भी कर दूंगा। ठीक है। दयानंद सरस्वती जी के बारे में एक लिटरेरी वर्क, एक सत्यार्थ प्रकाश, आप लोग याद करिएगा। सत्यार्थ प्रकाश, एक और है वो आप लोग यहाँ पे देख लेना नाम, डिफिकल्ट है ये, पूछेगा नहीं इसलिए। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका व्यवहार भानु, ये नाम मैंने इसलिए लिख दिया इसको हिंदी में। ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर कल सेम टाइम में, सेम कोड है। आप लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो, तो आप लोग को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, आप अपने दोस्त को शेयर कर सकते हो जो कोड है वो, बस आप ऑलरेडी ज्वाइन हो। ठीक है। तो मिलते हैं फिर। हाँ, क्योंकि मतलब जब तक ये वीकली मैंने एक साथ ही शेड्यूल कर दिया है, पूरे शनिवार तक यही कोड चलेगा, फिर हम संडे से अगला कोड कर देंगे नेक्स्ट वीक के लिए। चलो मिलते हैं फिर हम लोग, क्या? बाय बाय। ठीक है। आप लोग को कुछ पूछना है? पूछिए। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग, कल ही मिलते हैं। ठीक है। बाय बाय।